लेकिन 9.5 वर्ष बीत गए, आखिर क्या वजह है कि 9.5 वर्ष बीत गए अभी बिल लेकर के आ पा रहे हैं? तो यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहती है कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों के बच्चों को, महिलाओं को उनका संवैधानिक हक मिल सके। और 2024 में जब चुनाव आया है तब ये बिल लेकर के आए हुए। तो इनकी नीयत पे, इनकी मंशा पे तो निश्चित रूप से जो सवाल हम लोगों ने लगाया है, बिल्कुल वाजिब सवाल लगाया है कि आपको 29, 30, 31 की इधर प्रश्न ही नहीं होता है कि इस बिल का लाभ देश की महिलाओं को मिलने जा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट देश की महिलाओं के साथ धोखा है, पॉलिटिकल धोखा है, पॉलिटिकल छल है और ये एब्सोल्यूट जो है ना उनकी जुमलेबाजी साबित होने वाली 2024 के चुनाव में। मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जुमलेबाजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो युवाओं से रोजगार देने का वादा हो, या महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा हो, या किसानों को आय दुगनी करने का वादा हो, या फिर महंगाई दूर करने का, और भी बहुत सारे ना विशेष सत्र बुला करके इसकी क्या आवश्यकता थी? अपना एडवर्टाइजेशन हो सके, अपना महिमा मंडन हो सके, ये बता सके देश की महिलाओं को कि देखिए आपके लिए हम ये बिल लेकर के। बिहार में जब जातीय आधारित गणना, कास्ट सर्वे जब हो रहा था तो किस तरह से बीजेपी इस ऑर्डर के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट गए ताकि बिहार में जाति आधारित गणना ना हो सके। नियत अगर खराब है तो कहां से महिलाओं को अधिकार दे पाएंगे? मोदी सरकार आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा पिछड़ा, महिला विरोधी ये सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि उनका हक मिल सके। तो हम पटना में मौजूद हैं और जदयू कार्यालय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जदयू की प्रवक्ता हैं अंजुमन आरा जी, बात करेंगे इनसे। संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं मैम? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो पेश हुआ उस बिल को हमारी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं तमाम लोगों ने अपना समर्थन दिया इस मांग के साथ कि इस बिल के अंदर आरक्षण हो। पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित समाज की जो महिलाएं हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन सदन में सुनिश्चित कन्फर्म हो सके, इसके लिए इस आरक्षण की आवश्यकता है। हम लोगों ने मांग किया है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने एक आशंका भी जाहिर की है कि मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जुमलेबाजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो युवाओं से रोजगार देने का वादा हो, या महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा हो, या किसानों को आय दुगनी करने का वादा हो, या फिर महंगाई दूर करने का, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे उन्होंने स्वयं कहा एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि चुनाव में ये सारे बातें कही जाती हैं, ये जुमलेबाजी होते हैं। तो कहीं ये जो उन्होंने कल बिल जो पेश किया है वो देश की महिलाओं के साथ किया गया, ये जुमलेबाजी साबित न हो जाए, इस बात का पूरा विश्वास है हम लोगों को। आप लोगों को लग रहा है कि ये जुमलेबाजी साबित होता है? क्योंकि उस बिल के जब बिल के अंदर आप जाएंगे और बिल के प्रावधान को देखेंगे तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि 2024 में इलेक्शन जो होना है, इस बिल का लाभ तो 2024 में देश की महिलाओं को नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि ये बिल का प्रावधान कहता है कि पहले सेंसस होना है, उसके बाद डीलिमिटाइजेशन होना है यानी परिसीमन होना है, उसके बाद इस बिल का लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि पहले जो गणना हुआ है वो 5 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है, डीलिमिटाइजेशन में 2-3 साल लग जाता है, यानी कि आपको 29, 30, 31 की इधर प्रश्न ही नहीं होता है कि इस बिल का लाभ देश की महिलाओं को मिलने जा रहा है। तो ये बिल्कुल जब इस तरह का पेच उन्होंने लगाया है, और इसके पहले आप देख लीजिए कि किसान के लिए जो बिल था, किसान विरोधी जो बिल था, किसी को जानकारी नहीं, वो बिल पास हो गया। साथ ही साथ नोटबंदी के लिए जो बिल आया था वो किसी को, देश के किसी लोगों को जानकारी नहीं। एक एक्टिव स्क्रीन पे हम लोगों ने देखा वो चला गया। भले हमारे 700 किसान शहीद हुए, 150 लोग लाइन में लग करके उनकी मौतें हुई थी, लेकिन इस बिल में उन्होंने एक पेच लगा दिया है कि इसके पहले जो 30, 31, 32 के पहले इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट देश की महिलाओं के साथ धोखा है, पॉलिटिकल धोखा है, पॉलिटिकल छल है, और ये एब्सोल्यूट जो है ना उनकी जुमलेबाजी साबित होने वाली 2024 के चुनाव में। देखिए ना, विशेष सत्र बुला करके इसकी क्या आवश्यकता थी? अपना एडवर्टाइजेशन हो सके, अपना महिमा मंडन हो सके, ये बता सके देश की महिलाओं को कि देखिए आपके लिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। 2000 आपको एक चीज़ और बता दूं कि देश की महिलाएं या देश के लोग एक एक चीज़ों पे वो ध्यान रखे हुए हैं। 2014 में इनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वेमेन रिजर्वेशन बिल नंबर 1 पे था, लेकिन 9.5 वर्ष बीत गए। आखिर क्या वजह है कि 9.5 वर्ष बीत गए अभी बिल लेकर के आ पा रहे हैं? 2019 के मैनिफेस्टो में वेमेन रिजर्वेशन बिल इनके 14वें स्थान पे चला गया। तो महिलाओं का जो हक है संवैधानिक हक देने का, तो इनका ये इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हुआ है। अब 2024 में जब चुनाव आया है तब ये बिल लेकर के आए हुए। तो इनकी नीयत पे, इनकी मंशा पे तो निश्चित रूप से जो सवाल हम लोगों ने लगाया है, बिल्कुल वाजिब सवाल लगाया है।
क्या लग रहा है बिहार में तो पहले से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। चाहे पंचायती चुनाव की बात करें, नगर निगम चुनाव की बात कर लिया जाए तो बिहार में पहले से आरक्षण है। देखिए बिहार और हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत लंबी लकीर खींची हुई है और देश में हमारा बिहार जो एक नायाब एग्जाम्पल है वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। 2006 में पंचायती व्यवस्था में 50% का आरक्षण उन्होंने बेटियों को दिया। 2007 में नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया देश हमारी बेटियों को और महिलाओं को। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती जो नियोजन हुआ शिक्षक नियोजन उसमें 50% का आरक्षण दिया। देश की बिहार की बेटियों को उन्होंने नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन दिया और यही नहीं पुलिस बल में हमारी बेटियों को उन्होंने 33% का रिजर्वेशन दिया, जो देश में किसी भी प्रांत में इवन कि केंद्र में भी इतना बल नहीं है जो हमारे यहाँ पुलिस बल में हमारे यहाँ बेटियाँ बिहार की बेटियाँ। यही नहीं बेटियों को महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए जीविका कार्यक्रम चलाया जिसमें 1,30,00,000 महिलाएं जो देश में सर्वाधिक संख्या है जीविका दीदी के रूप में उनको चिन्हित किया और उनको रोजगार से जोड़ा। बाद में केंद्र की सरकार ने इसे आजीविका के नाम से किया, लेकिन वो भी संख्या जो है बिहार के मुकाबले आप कह लीजिए कि बिल्कुल नगण्य है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी महिलाओं को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से तमाम इन पहलुओं पर उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम वो स्कीम प्रोग्राम्स चलाए जिसकी वजह से पूरे देश में बिहार रोल मॉडल बना है। तो हम लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार से और बिहार में जितने भी प्रदेशों में बीजेपी शासित जो राज्य हैं कि सीखना है तो हमारे बिहार से सीखिए, सीखना है तो हमारे नीतीश कुमार जी की नीति और उनके नियत से सीखिए। नियत अगर खराब है तो कहाँ से महिलाओं को अधिकार दे पाएंगे। सोचिए ना, उसमें एक पेच लगाया हुआ है इन लोगों ने कि सेंसस होना है, उसके बाद डिलिमिटाइजेशन होना है और कल के बहस में उन्होंने मुंह तक नहीं खोला कि कब कास्ट सेंसस कराएंगे। जिस कास्ट सेंसस को 2021 में होना चाहिए था 2023 हो गया, कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इस पे चुप्पी वो तोड़ने, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं ना, आरक्षण विरोधी लोग हैं। बिहार में जब जातीय आधारित गणना कास्ट सर्वे जब हो रहा था तो किस तरह से यूथ फॉर इक्वालिटी जो इन्हीं के लोग हैं, मक्खन लाल, संगीत रागी, ये सब आरएसएस के लोग हैं। और आपको एक दिखा रही हूं मैं, ये उनका मुखपत्र है यूथ फॉर इक्वालिटी का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने आभार प्रकट किया और कहा है कि आप जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, आपका ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में मैं आप लोगों आपके साथ हूँ। और उन्होंने बिहार के पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि बिहार सरकार ने जो कहा है न्याय के साथ सबका विकास, जस्टिस विथ डेवलपमेंट की बात जो कही उसको मुहर लगाया नीतीश कुमार जी की इस अवधारणा को और पिटीशन को रिजेक्ट किया। इतना पे भी ये असर नहीं हुए, बीजेपी यहाँ पे भी शांत नहीं हुई। उसके बाद इस ऑर्डर के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट गए ताकि बिहार में जाति आधारित गणना ना हो सके, पिछड़े अति पिछड़े महिला दलितों को उनका हक जो है उनको विकास की मुख्य धारा से और कल्याणकारी योजना बनाया जा सके, क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए। वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपियर होते हैं और अपियर होकर के इस गणना के खिलाफ में वो अपनी दलील देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहती है कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों के बच्चों को, महिलाओं को उनका संवैधानिक हक मिल सके। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी कि कक्षा 1 से 8 तक के अति पिछड़े के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान था, उस छात्रवृत्ति को इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में, उन बच्चों को न मिल सके। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को इसलिए समाप्त कर दिया, नाम बदल दिया ताकि उनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। देखिए इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि डिप्राइव सेक्शन के जो लोग हैं उनको जब सम्मान मिलता है, ऊंचे पदों पे जाते तो वो समाज गौरवान्वित होता, कॉन्फिडेंट होता, उनका मनोबल बढ़ता है और वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते हैं। लेकिन नाम के आगे बाबू लगा था तो हटा दिया गया। तो ये मोदी सरकार आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा पिछड़ा, महिला विरोधी ये सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि उनका हक मिल सके। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी से हमने बातचीत किया, जैसा कि आपने देखा कई मुद्दों पर हमने बातचीत किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।